हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर था संवैधानिक विकास और औपनिवेशिक राज्य। तो आज हम आपके इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर देखेंगे, जो कि लास्ट लेक्चर होने वाला है। प्लीज़ एंड तक वीडियो देखना, सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा चैप्टर है संवैधानिक विकास। हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है संवैधानिक विकास। आखिर भारत में संविधान का विकास किस तरह से पूरा हुआ। तो इसमें हमने भारत में जो कई सारे अधिनियम लागू किए गए थे कंपनी के द्वारा, जो ब्रिटिश सम्राट थे यानी कि ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा, तो उन सभी अधिनियमों को अभी तक हमने देख लिया। अगर हम बात करें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की, तो टोटल मिलाकर अगर हम बात करें तो 1773 से लेकर 1935 तक के जितने भी अधिनियम थे हमने उनको काफ़ी डिटेल में कवर किया, और इससे भारत में का जो एक संविधान का विकास था इसके काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड को हमने समझ लिया है। लेकिन फिर भी भारतीय संविधान का पूरी तरह विकास तो भारतीय संविधान सभा द्वारा जब संविधान बनकर तैयार होता है तभी होता है। इसलिए हमें संविधान सभा को समझना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो यहाँ पर हम संविधान सभा को या उससे संबंधित दूसरी बातों को कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो में बस बने रहें, सारी बातें समझ में आएंगी। तो संविधान सभा की थोड़ी सी बात करते हैं। तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले या वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक यानी कि ऑफिशियली रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में कांग्रेस की ओर से घोषणा करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव के जरिए होगा। फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, आगे बात करेंगे। अब देखिए, एक सामान्य बातों को अगर हम समझें तो भारतीय संविधान सभा की एक जो विचार है सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा रखा जाता है। इसके बाद 1935 में आधिकारिक रूप से कांग्रेस मांग करती है कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक सभा का गठन किया जाना चाहिए। और इसके अलावा नेहरू जी कहते भी हैं कि अगर संविधान सभा का गठन होगा तो उसके जो सदस्य हैं उनका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यानी कि सभी व्यक्ति उसको चूज करेंगे, मत देंगे, वोटिंग होगी और उसके बाद ही सदस्यों का चुनाव होगा। तो ये सारी सामान्य बातें थी संविधान सभा को लेकर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ प्रस्ताव हैं इनको समझ लेते हैं। जैसे कि अगस्त प्रस्ताव, एक्चुअली जिस समय संविधान सभा की मांग बहुत ज़्यादा तेज़ी से की जा रही थी उस समय 1939 के टाइम पर ही देखते हैं हम कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट होती है वो बहुत एक तरह से मतलब वर्ल्ड वॉर में बिजी हो जाती है और उसको भारतीयों के साथ संघर्ष नहीं करना होता। मतलब वो अब इस हालत में नहीं कि भारतीयों के साथ संघर्ष कर सके या भारतीयों से लड़ सके। तो वो चाहती थी ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों का समर्थन पाना चाहती थी। तो अब भारतीय जब मांग कर रहे थे संविधान सभा की, तो इसी कारण से उसे कई सारे प्रस्ताव लाने पड़े। 1940 के प्रस्ताव के अंतर्गत, अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भारत में, उसको स्वीकार करना पड़ा कि वो स्वतंत्रता पश्चात या फिर भी कभी भी संविधान सभा के गठन के लिए कुछ मतलब योजना बनाएगी, मतलब संविधान सभा का गठन करेगी। वो अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत इस बात को स्वीकार कर लेती है। तो ठीक है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव सामने आता है ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार कर लिया जाता है। हालांकि इसमें कई सारी बातें की गई थी, मुस्लिम लीग के पक्ष में कई सारी बातें हुई थी, लेकिन फिर भी संविधान सभा के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करें तो अगस्त प्रस्ताव के तहत जो औपनिवेशिक सरकार होती है वो स्वीकार करती है कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसके बाद क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, जिसके प्रस्ताव को चाहे मुस्लिम लीग हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही इसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। ठीक है, क्रिप्स मिशन आता है भारत में संविधान सभा से संबंधित बातें करने, लेकिन फिर भी इसने जो भी प्रस्ताव पेश किए भारतीय नेताओं के बीच में, उनको अस्वीकार कर दिया जाता है भारतीय नेताओं के द्वारा। इसी कारण से 4 साल बाद मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है, जो अपनी योजना प्रस्तुत करता है और उसकी योजना के अकॉर्डिंग ही भारत में संविधान सभा का गठन होता है। तो यहाँ हमने संविधान सभा से संबंधित कुछ सामान्य बातों को देखा। अब यहाँ पे देखो, कैबिनेट मिशन की जो योजना थी, कैबिनेट मिशन योजना भी जिसे कहते हैं, उसके तहत भारतीय संविधान सभा का गठन होता है। अब यहाँ पे हमें इसे समझना, ये इंपॉर्टेंट है।
आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बात हो रही है। तो कैबिनेट मिशन ने कई सारे सुझाव रखे, जिसमें से उसने एक निश्चित तौर पर संविधान सभा के गठन का ये वाला जो सुझाव अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसको हमारे सामने रखा था, जो उस समय के जो नेता थे उनके सामने रखा था। नवंबर 1946 में इसका गठन भी हो गया। संविधान सभा का किस आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन की योजना के तहत। अब वो योजना क्या थी उसको अब हम समझ लेते हैं। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों के लिए। अब ध्यान से समझिए, जो भारत था वो ब्रिटिश भारत और रियासतों में बटा हुआ था। जो औपनिवेशिक भारत था वो ब्रिटिश भारत, जहां पर ब्रिटेन की सरकार का प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट नियंत्रण था, कंट्रोल था, और रियासतें थी जहां पर राजा शासन करते थे, हालांकि राजा ब्रिटेन के अधीन ही थे। अब ब्रिटिश भारत में अगर हम बात करें तो 296 सीटें थी। 4 सीटें आयुक्तों के लिए। आयुक्तों एक तरह से समझ लो यार, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश होते हैं तो यहाँ पे आप मुख्य आयुक्त समझ लो। तो 4 मुख्य आयुक्त वगैरह थे, क्षेत्र थे कुछ, तो 4 वहाँ से सीटें दी गई थी। 4 सीटों का चुनाव वहाँ से होना था और 292 सीटें 11 प्रांतों से चुनकर वहाँ पर लोग आने वाले थे। सदस्य 292 सदस्य 11 सीटों से कहाँ से चुने जाने थे? 11 प्रांतों से। 292 सीटों पर चुने जाने थे 11 प्रांतों से, और 93 सीटें देसी रियासतों से चुनी जानी थी, या वहाँ के लोग इसमें शामिल होने थे। जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा किया गया था। नॉर्मली देखा जाए तो 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक सीट दी गई थी। प्रांतों में 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा किया गया था। मुस्लिम, सिख और जो जनरल थे, जनरल में मतलब जो हिंदू थे और जो सामान्य हिंदुओं के साथ दूसरे जो वर्ग के लोग थे वो। तो देखिए, जो प्रांत थे यानी कि जो राज्य थे वहाँ पर 3 अलग अलग समुदायों में लोगों को बांट दिया गया, एक मुस्लिम और एक सिख, और सिख और मुस्लिम को छोड़कर जितने भी लोग बच गए थे उनको जनरल कह दिया गया था। अब यहाँ पे समझिए, इस जनरल में नहीं, यहाँ पर 3 समुदायों के बीच सीटों का बंटवारा किया गया और तीनों ही समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में जितनी जिसकी जनसंख्या थी उसके अकॉर्डिंग उसको सीट दी गई। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली द्वारा उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था, एकल समकरणीय मत प्रणाली के द्वारा। देखो, राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। ठीक उसी तरह जो सदस्य चुने जाने थे वो भी उसी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग चुने जाने थे। देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या था कि जो प्रांत थे, जो अलग अलग जो राज्य थे, अगर आप सारी वीडियो देख रहे हैं तभी आपको सारी बातें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। जो अलग अलग प्रांत थे, जो राज्य थे, वहाँ पर एक असेंबली थी, ठीक है, वहाँ पर भी अपनी एक असेंबली थी, प्रांतीय असेंबली थी, विधायिका थी, विधानसभा थी, ठीक है, मान लो विधानसभा थी। अब उस विधानसभा में भारतीय सदस्य थे, कुछ मुस्लिम थे, कुछ हिंदू थे, कुछ सिख थे, कुछ दूसरे धर्म के थे, बट फिर भी वो सामान्य में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रांतीय विधायिका थी उसमें जो सदस्य थे उन्हीं को अपने में से किसी सदस्य को चुनकर संविधान सभा में भेजना था। आप ऐसे समझिए, ठीक है। जैसे कि मान लो बम्बई एक प्रांत था, बम्बई एक राज्य था उस समय, ठीक है। बम्बई में मान लो हिंदुओं को या मुस्लिमों को मान लो, चलो ठीक है, मुस्लिमों को 10 सीटें दी गई, मुस्लिम धर्म से संबंधित लोगों को 10 सीटें मान लो बम्बई में दी गई। तो बम्बई राज्य की जो असेंबली थी, जो प्रांतीय असेंबली थी, वहाँ पर जो लोग होंगे, मान लो प्रांतीय असेंबली में 50 लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, मान लेते हैं, ठीक है, मान लो 50 लोग हैं, तो इन 50 लोगों को अपने में से 10 लोगों को भेजना था, चुनना था। यहाँ पर लोग नहीं चुनाव कर रहे थे, ये जो प्रांतीय असेंबली में बैठे हुए थे भारतीय समुदाय के लोग, इनको ही चुनाव करना था। और ये चुनाव कैसे होना था? इस चुनाव की एक प्रक्रिया थी जिसे एकल समकरणीय मत प्रणाली कहा जाता है। हो सकता है इसको आपको ना पता हो, बस एक अंदाजा बता रहा हूँ, यहाँ पे डिटेल में आपको इसको नहीं जानना। अंदाजा ये समझ लीजिए, एक हल्का सा आप इसके ये समझिए कि इसमें क्या होता है, डायरेक्ट किसी को वोट ना देकर यहाँ पर प्रीफरेंसेस, प्राथमिकताएं दी जाती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आप ए व्यक्ति को पहला नंबर दे रहे हो, बी व्यक्ति को दूसरा नंबर दे रहे हो, सी व्यक्ति को, मतलब 4 व्यक्ति हैं, ABCD करके आप किसी को भी कोई सा भी नंबर दे रहे हो, ये होता है आप प्राथमिकताएं दे रहे हो। जैसे कि मान लो ABC,
3 व्यक्ति चुने जाने हैं, मतलब 3 में से एक व्यक्ति का चुनाव होना है मान लो, तो 3 में से एक की अगर हम बात करें तो एकल समक्रमणीय मत के माध्यम से अगर हम बात करें तो आप पहले हो सकता है कोई भी व्यक्ति हो सकता है बी वाले को पहला नंबर दे, वो चाहता है कि बी वाला चुनाव जीत जाए, और फिर सोचता है अगर भाई बी वाला चुनाव ना जीते तो मैं ए को जिताना चाहूँगा, तो ए को उसने दूसरा नंबर दे दिया। फिर कहता है अगर ए भी ना जीते तो फिर भाई यही तीसरा ऑप्शन है, तो चलो तीसरा यही है, जीत जाए। तो यहाँ पर प्रेफरेंसेस दी जाती हैं, प्राथमिकताएं दी जाती हैं। इसके अलावा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा को करना था, मतलब जो राजा थे उनके द्वारा चुनाव किया जाना था देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का। सिंपल सी बात है, संविधान सभा का जो गठन था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। हालांकि जो योजना है अगर आपको समझ नहीं आई वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम संवैधानिक विकास देख रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में इसे आपको नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि ये आप जब पॉलिटिकल पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित बातें पढ़ेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर हैं। अब यहाँ पे अभी बात करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पर हमें अभी माउंटबेटन योजना को काफ़ी अच्छे से समझना है, तो इसे समझ लेते हैं जल्दी से। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित, क्योंकि 1946 में ऑलरेडी नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया था, इसलिए दोबारा से यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने कहा कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे अस्वीकार कर देंगे, मतलब स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया, उसे लागू कर दिया गया। अब ध्यान समझिए, एक्चुअली क्या हुआ कि उस समय ऐसा माहौल बना हुआ था जिसमें कि मुस्लिम लीग मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अपनी मांग को आगे बढ़ा रही थी, मांग कर रही थी। ये इसके द्वारा मांग की जा रही थी एक अलग राज्य पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की मांग को भारतीय नेताओं ने लंबे समय तक नहीं माना, यहाँ तक कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भी जब बहुत सारे हम डिबेट को देखते हैं, जब हम देखते हैं कि जो क्रिप्स मिशन आया था, जब हम देखते हैं कि जब कैबिनेट मिशन आया था, तो कैबिनेट मिशन के जो लोग थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस वगैरह जो लोग थे, जो अलेक्जेंडर वगैरह नाम के जो व्यक्ति आए थे, जब वो बैठते हैं, जब एक तरफ मुस्लिम लीग बैठती है, एक तरफ गांधी जी वगैरह, नेहरू जी वगैरह, वल्लभ भाई पटेल वगैरह बैठते हैं, तो आपस में डिबेट थोड़ी सी होती है, वो अड़े रहते हैं। गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, वो अड़े रहते हैं कि भारत का विभाजन नहीं होगा, और मुस्लिम लीग हमेशा मांग करती रहती है। और फिर मांग को मानते हुए भी भारत की एक तरह से भारत की एक थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखते हुए भी भारत को कैबिनेट मिशन एक ऐसी योजना लाता है जिसमें भारत का विभाजन नहीं होता, ठीक है, पूरे भारत के लिए संविधान सभा के गठन की मांग करते हैं। लेकिन फिर भी जो ब्रिटिश सरकार होती है वो कहती है बार बार कि हम ये जो संविधान सभा का गठन हो चुका है नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना के तहत, उसका संविधान तब मतलब उन्हीं क्षेत्रों में लागू होगा जो लोग इसको स्वीकार करेंगे। मतलब ये अस्पष्ट अगर हम देखें, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो एटली की जो गवर्नमेंट थी, जो एटली की घोषणा थी, वो साफ साफ कह रही थी कि अगर मुस्लिम लीग इसको स्वीकार नहीं करेगी तो वहाँ पर जहाँ पर मुस्लिम लीग का प्रभाव है उन क्षेत्रों पर हम इस संविधान को लागू नहीं करेंगे। तो आप समझ रहे हैं क्या बात हो रही है। तो बात यही हो रही थी कि सरकार, ब्रिटेन की गवर्नमेंट हमेशा कह रही थी कि ये जो संविधान सभा है उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगी, इसके द्वारा बनाया गया कानून उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे नहीं मानते। तो इससे और ज़्यादा बढ़ावा ही मिला मुस्लिम लीग को, हालांकि वो दूसरी बात है। तो ये सारी बातें थी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही जैसी चीज़ें की जाती हैं, बहुत सारे आंदोलन को बढ़ावा दिया जाता है, ये संविधान सभा में शामिल नहीं होते हैं ये लोग। तो इससे हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, किसके ऊपर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के ऊपर तो ऑलरेडी इनका प्रेशर डाला हुआ है। ब्रिटिश सरकार तो चाहती है कि कोई नहीं, हमेशा संघर्ष बना रहे, वो तो चाहती है।
तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, तो फिर लास्ट में जो भारतीय नेता वगैरह होते हैं वो मान लेते हैं कि अब हमें विभाजन को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो फिर जब विभाजन को स्वीकार कर लिया जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग एक योजना बनाई जाती है विभाजन की, बंटवारे की एक योजना बनाई जाती है भारत के लिए, और वो योजना होती है लॉ माउंटबेटन के द्वारा बनाई जाती है, और इसको स्वीकार भी कर लिया जाता है भारतीय लोगों के द्वारा, भारतीय नेताओं के द्वारा, और इसी को हम कहते हैं माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना सिंपल 2 शब्दों में बात करें तो भारत की विभाजन के लिए जो योजना बनी थी उसको हम माउंटबेटन योजना कहते हैं। समझ में आ गया? भारत के विभाजन की योजना को हम माउंटबेटन योजना कहते हैं। माउंटबेटन योजना के बाद ही भारत के लिए एक स्वतंत्रता अधिनियम बनाया जाता है। जैसे कि भारत के ऊपर राज करने के लिए बहुत सारे अधिनियम या कानून बनाए गए थे, उसी तरह एक ये भी कानून के रूप में 1947 का एक अधिनियम बनाया गया जिसने भारत को स्वतंत्रता दे दी। तो यहाँ तक आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी आपके माइंड में। बट हाँ, एक पॉइंट आपको समझाना चाहूँगा। एक्चुअली क्या था, माहौल ऐसा था कि भारत को जल्द से जल्द स्वतंत्रता चाहिए थी। ठीक है, भारतीय लोगों से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जो भारतीय नेता थे, राष्ट्रीय कांग्रेस थी, अब या पूरा जो देश था वो चाहता था कि भाई अब हमें आज़ादी चाहिए। अब बहुत ज़्यादा जो गुलामी है वो बढ़ चुकी है, अब हम नहीं रह सकते इस गुलामी में। और ऐसे में जो मुस्लिम लीग थी वो एक बाधा सी उत्पन्न कर रही थी भारत की आज़ादी में। और अब अगर जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, अगर हम ब्रिटेन की गवर्नमेंट की बात करें तो वो तो चाहती थी कि संघर्ष बना रहे, वो तो जानबूझ के श्रेय दे रही थी मुस्लिम लीग को। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने जो कि स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, उसके बाद भी वो कह रहे थे कि अगर भारत में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, लोग मिलजुल कर एक सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, तो हम तब तक बने रहेंगे। मतलब ये कि भारत की गुलामी बनी रहेगी जब तक सॉल्यूशन ना निकले। तो भैया हमें तो सॉल्यूशन चाहिए था। तो भाई फिर एंड में एट द लास्ट भले ही दुखी मन से मानना पड़े, लेकिन फिर भी विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। और हालांकि बहुत सारी डिबेट है, संघर्ष है, बहुत कुछ है कि विभाजन क्यों हुआ, क्या कैसे हुआ, बट जो भी मैंने आपको पढ़ाया बिल्कुल एक तरह से आप सही कह सकते हो, ऑथेंटिक चीज़ आपको बताई गई है यहाँ पर। अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर हमें जो ये माउंटबेटन योजना के बाद, ध्यान समझिए, ये जो माउंटबेटन योजना के तहत ये जो अधिनियम बनाया गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसको थोड़ा सा समझना है। ये क्या था, इसे जल्दी से देख लेते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं थी। 1947 में जो भारत को आज़ादी मिली, तो ये एक अधिनियम के तहत आज़ादी मिली थी। और उस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी? 1947 का भारत सरकार जो अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, उसकी विशेषताएं हैं, या माउंटबेटन की थोड़ी आप कह सकते हैं उसकी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर आप इनको समझें। अब ये जो अधिनियम बना था, इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु घोषित कर दिया। इसने भारत का विभाजन 2 डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। इसने वायसराय का जो पद था उसको समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया, जिसमें नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को भी यह भी शक्ति दी थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त भी करने का अधिकार था। मतलब वो स्वतंत्रता से संबंधित अधिनियम को निरस्त भी कर सकते हैं, अलग ही है। मतलब ये कि वो अपनी आज़ादी को रोक भी सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान था कि स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त भी कर सकते हैं। बट इसे छोड़िए, मेन बातें समझते हैं। देखिए 1947 का ये जो अधिनियम था, इसने घोषणा कर दी कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन साथ में इसने भारत की विभाजन की बात की। इसने कहा कि भारत स्वतंत्र होकर 2 टुकड़ों में बटेगा, एक बनेगा भारत, एक बनेगा पाकिस्तान। इसके बाद इसने जो वायसराय का पद था, जो भारत का सर्वोच्च पद था उस समय, उसको समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर एक गवर्नर जनरल का पद सृजित कर दिया। एक नया पद निकाला, गवर्नर जनरल। अच्छा बताओ, भारत का पहले गवर्नर जनरल कौन था? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वैसे रहने दो, कमेंट आप कर देना, कोई बात नहीं, कुछ और लिख देना कमेंट में, बाकी मैं बता देता हूँ। भारत का पहला गवर्नर जनरल
माउंटबेटन ही था, ठीक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन ही था। अब इन्होंने क्या किया, देखो दोस्तों, जैसे ही ये स्वतंत्र होंगे, मान लो 1947 को स्वतंत्र हुए, लेकिन फिर भी पूरी तरह तो एक व्यवस्था को अंग्रेज छोड़कर नहीं जा सकते ना, इसीलिए यहाँ पर गवर्नर जनरल का इन्होंने थोड़ा सा एक पद बना दिया, ताकि एक अंग्रेज बैठा रहे यहाँ पर, या अंग्रेज हो सकता है या कोई भी व्यक्ति एक बैठा रहे। थोड़ी सी इन्होंने व्यवस्था बनाने की कोशिश की थी, ताकि 1947 के तुरंत बाद ही अंग्रेज सब कुछ छोड़कर ना चले जाएं। इसीलिए यहाँ पे डोमिनियन शब्द का भी यूज़ किया है। डोमिनियन शब्द वैसे स्वतंत्रता को नहीं दर्शाता, याद रखना, इसका मतलब स्वतंत्रता नहीं होता, लेकिन फिर भी डोमिनियन यहाँ पर बस कुछ ही देर के लिए था। कुछ देर का मतलब ये है कि जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, कुछ देर तक उसको, मतलब एक ये जो अधिनियम था इसने डोमिनियन की बात की थी, लेकिन फिर भारत पूरी तरह आज़ाद हुआ। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ है कि जो संविधान सभा बनी थी उसकी वो पूरी तरह स्वतंत्र हो गई थी। उसको ये अधिकार था कि अब संविधान सभा, दोनों ही राज्यों की संविधान सभा कैसा भी अधिकार, मतलब कैसा भी कानून बना सकती हैं। वो किसी भी ब्रिटिश कानून को निरस्त कर सकती हैं, समाप्त कर सकती हैं। वो अपने अकॉर्डिंग संविधान बना सकती है, अपने अकॉर्डिंग वो अधिकार निश्चित कर सकती हैं। ये सारी व्यवस्था इस माउंटबेटन योजना के बाद जो अधिनियम तैयार किया गया था 1947 का, इसके तहत की गई थी। ये सारी बातें ज़रूरी थी, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वैसे यहाँ तक हमने काफ़ी बातें कर ली, बस एक थोड़ा सा और भी आप समझ लीजिए। स्वतंत्रता प्राप्त, जो ये स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, इससे एक परिवर्तन आया था भारत के कॉन्टेक्स्ट में, कुछ परिवर्तन आए थे, इनको थोड़ा सा समझ लो। अब ये जो 1947 का अधिनियम आया था, स्वतंत्रता अधिनियम, जिसने भारत को एक पूरा एक संप्रभु राज्य बना दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे क्या क्या परिवर्तन आए, इनको थोड़ा सा देखो। सभा को पूरी तरह संप्रभु बना दिया। जो संविधान सभा थी वो पूरी तरह संप्रभु बन गई, स्वतंत्र बन गई, वो कैसा भी कानून बना सकती थी। और संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। अब वो संविधान सभा खुद ही एक विधायिका भी बन गई। वो कानून भी बनाती थी, संविधान भी बना रही थी, और वो एक विधायिका के तौर पर कानून बनाने की कार्य में भी लग गई। इसके अलावा यहाँ पे आप अध्यक्ष देख सकते हैं। जब सभा का अधिवेशन होता था तो ये अध्यक्ष थे, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसके जो सदस्य संख्या थी वो अब 299 ही रह गई। बाकी अब हटा दिए गए, सदस्य कम कर दिए गए। जो प्रांतों के लिए इतने सदस्य निर्धारित किए गए थे, सीटें निर्धारित की गई थी, अब वो इतनी ही रह गई। और देसी रियासतों के लिए जो 93 सीटें थी, अब वो 70 सीटें ही रह गई, क्योंकि बहुत सारे जो रियासतें थी वो पाकिस्तान में चली गई। बहुत सारे जो प्रांत का हिस्सा था वो चला गया पाकिस्तान में, तो सीटें कम हो गई। ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद इस तरह भारतीय संविधान पूरी तरह बनकर तैयार होता है। हम जानते हैं 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू कर दिया जाता है भारतीय संविधान। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। हमने चैप्टर के अकॉर्डिंग पूरी तरह सारी बातों को कवर कर लिया है। हमने सारा पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया आपका चैप्टर। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।